हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, पहले मैं आप सबसे पूछता हूँ कि क्या आप लोगों को लास्ट टॉपिक जो इसमें मैंने ओवरव्यू बताया था इस चैप्टर का, वो समझ में आ गया अच्छे से? ओके। और देखिए, जब इसकी बात हम लोग करते हैं तो पहले ये समझना है कि मैंने ओवरव्यू में बताया है काफ़ी डिटेल में अबाउट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और इसके अलावा व्हाट इज़ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में मैंने बात किया है उसमें। इसलिए थोड़ा अगर वहाँ तक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई हों तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेल्जियम एंड श्रीलंका। लेकिन बी श्योर कि आपको इससे पहले जो टॉपिक है ओवरव्यू जो है इस चैप्टर का, वो अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो बात करें बेल्जियम की, अगर तो बेल्जियम क्या है, एक छोटा सा देश है। कहाँ पर? यूरोप में। स्मॉलर देन हरियाणा। अगर इसके साइज की बात करें ओवरऑल, है ना, एरिया वाइज, तो ये हमारा एक जो राज्य है हमारे देश का, छोटा सा राज्य है हरियाणा, तो उसके भी एरिया से ये छोटा देश है बेल्जियम। ठीक है। और इसकी बात करें बॉर्डर स्टेट्स की, बॉर्डर स्टेट्स मतलब देखिए पॉलिटी में बहुत जो स्टेट्स का मतलब हो जाता है कंट्रीज। ठीक है, या कंट्री। तो अगर बॉर्डर्स की बात करें तो मतलब इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, अगर उसकी बात करें तो कौन कौन से हैं, तो बेल्जियम के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसमें है आपका, देखिए ये आपको पूरा बेल्जियम का मैप, यहाँ ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी, ठीक है, कैपिटल। उसके नॉर्थ में बात करें तो यहाँ है नीदरलैंड, ईस्ट की ओर बात करें तो है जर्मनी, साउथ ईस्ट की बात करें तो यहाँ है लग्जमबर्ग। ठीक है, देखिए ये रहा आपका लग्जमबर्ग एरिया। और इसके साउथ में बात करें तो फ्रांस फैला हुआ है पूरा। और अगर वेस्ट की बात करें तो फ्रांस का ही एक्सटेंशन वेस्टर्न साइड में भी है। ठीक है, तो बेल्जियम के वेस्टर्न साइड में भी पूरा फ्रांस का ही एक्सटेंशन है। तो इसके नेबरिंग कंट्रीज में कौन कौन से हो गए? अच्छी समझ में आ रही है बात यहाँ तक ना? ठीक है, तो इसके नेबरिंग कंट्रीज में हो गया आपके नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ये जो इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में सब पूछ लिया जाता है कि बेल्जियम की जो डिफरेंट नेबरिंग स्टेट्स हैं या नेबरिंग कंट्रीज हैं उसका नाम बताइए। ठीक है, तो आपको ये सारे नाम बताने हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके। अब बात करें अगर इसके एथनिक कंपोजिशन की, कि एथनिक कंपोजिशन क्या है बेल्जियम का, तो एथनिक मीन्स क्या होता है? देखिए, एथनिक को समझने से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा, एक और टर्म है जिसका नाम है रेशियल या फिर रेस। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? होता क्या है कि कोई भी समाज, अगर समाज में विभाजन है तो मुख्यतः दो तौर पर समाज को बांटा जाता है। सोसाइटी जो है वो दो आधार पर बटी होती है। पहला होता है तो बोलते हैं रेशियल डिवीजन, और दूसरे को बोलते हैं एथनिक डिवीजन। दोनों डिफरेंस कैसे समझिए, बहुत आसान है। अक्सर बच्चों को एथनिक डिवीजन समझने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप ये दोनों टर्म अच्छे से समझ लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। रेशियल मतलब जब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस मतलब शारीरिक बनावट कैसी है, शारीरिक दिखते कैसे हैं, कोई सामने वाला व्यक्ति कैसा दिख रहा है उसको बोलेंगे उसका शारीरिक शारीरिक बनावट। तो शारीरिक बनावट के आधार पर जैसे क्या बोलेगा, स्किन कलर, स्किन कलर या हेयर टेक्सचर एक्सेट्रा, जब इन आधार पर समाज को बांट दिया जाए तो बोला जाएगा रेशियल डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। किस आधार पर? लेट बी स्किन कलर। अगर आपको
क्लास 9th की पॉलिटी बुक का कुछ स्टोरी याद हो तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका में बेसिकली 2 कलर के लोग रहते थे, एक थे वाइट्स और एक थे ब्लैक्स, और इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। ब्लैक्स के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, उनको किसी तरह के अधिकार नहीं थे, कोई राइट्स नहीं थे। और ब्लैक्स के लिए लड़ने के लिए ही गांधी जी इंडिया से अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका। और सबसे पहली बार गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? साउथ अफ्रीका में किया था, इन्हीं ब्लैक्स के लिए। समझ आई बात? तो ये भी एक हिस्ट्री का एक अच्छा क्वेश्चन बन गया कि गांधी जी ने सबसे पहली बार अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो उसका होगा आंसर साउथ अफ्रीका। ये बात ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर क्या था, तो साउथ अफ्रीकन जो समाज था वो ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर बैठा हुआ था। ब्लैक्स के लिए सब कुछ सेपरेट था, ब्लैक्स को कोई अधिकार नहीं थे, ब्लैक्स के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। ठीक है, ब्लैक्स और वाइट्स के बच्चे एक साथ एक स्कूल में पढ़ नहीं सकते थे। आप कुछ कुछ जो केस इंडिया के SC ST के साथ था, वही केस उनके साथ था। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर जो था वो साउथ अफ्रीकन सोसाइटी बटा हुआ था। ठीक है, तो जो ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर बटा हुआ है, तो इस सोसाइटी को क्या क्या बोलेंगे हम? रेशियल डिवीजन। हेयर टेक्सचर में होगा कि बालों की बनावट कैसी है, मतलब बहुत लोग होते हैं ना, जो अफ्रीकन लोग हैं उनका छोटा छोटा बाल होता है, एकदम घुंघरेला, जबकि वेस्टर्न के जो लोग हैं, वेस्टर्न मीन्स यूरोपियन लोग जो हैं, उनका क्या है कि ब्राउनिश कलर होता है या फिर वाइट कलर होता है। इंडियन के लोगों का जो है वो हेयर कलर कैसा होता है? बिल्कुल ब्लैक होता है। तो हेयर टेक्सचर के आधार पर भी, स्किन कलर के आधार पर भी, जब लोगों को बांट दिया जाए, मुख्यतः स्किन कलर के, ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, दिस इज कॉल्ड रेशियल डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। अब बात करें एथनिक डिवीजन का। एथनिक डिवीजन क्या होता है, समझिए। When the society is divided on the basis of culture, basis of culture, such as, कल्चर में क्या आ जाएगा? लैंग्वेज, और क्या आ जाएगा कल्चर में? रिलीजन। समझ रहे बात को? कस्टम्स एक्सेट्रा। कस्टम मतलब रहन सहन, खान पान, पहनावा या रीति रिवाज। समझ रहे बात को? तो जब कोई सोसाइटी कल्चर बेस्ड पर डिवाइडेड है, कल्चरल बेस्ड मतलब या तो भाषा के आधार पर बटी हुई है, या धर्म के आधार पर बटा हुआ है, या पहनावा, रीति रिवाज, इसके आधार पर बटा हुआ है, तो उस डिवीजन को बोलेंगे एथनिक डिवीजन। अगर मैं बात करूं द केस ऑफ इंडिया, तो इंडिया में कई धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं, जैसे हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, ठीक है, जैन भी हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन अगर इंडियन समाज बटा हुआ है तो इसको बोलेंगे एथनिक डिवीजन ऑफ इंडियन सोसाइटी। वहीं अगर बात करें लैंग्वेज की, तो हमारा समाज लैंग्वेज के आधार पर भी कई भाग में बटा हुआ है। जैसे कुछ लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, कहीं पर बांग्ला बोला जाता है, कहीं पर तमिल, कहीं पर कन्नड़, कहीं पर मलयालम, कहीं पर पंजाबी। तो भाषा के आधार पर भी अगर हमारा समाज बटा हुआ है तो इसको भी बोलेंगे एथनिक डिवीजन। ठीक है, और ये सभी ओवरऑल बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, कल्चर में ये सभी पार्ट आ जाएंगे, लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम्स, सभी कुछ। तो मुख्यतः हम लोग ये समझ सकते हैं कि कोई भी समाज की अगर बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस बटा होता है या ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर बटा होता है।
ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस सच एज, अगर स्किन कलर के आधार पर डिवाइड किया गया है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया साउथ अफ्रीका का, तो यहां पर जो लोग बटे थे ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर बटे हुए थे, तो क्या कहलाएगा, रेशियल डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। अगर बात करें इंडिया की, तो यहाँ लोग जो बटे हुए, इंडियन समाज जो बटा हुआ है वो धर्म के आधार पर बटा हुआ है, भाषा के आधार पर बटा हुआ है, तो उसको बोलेंगे एथनिक डिवीजन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। आई होप कि यहां तक आपको चीजें अच्छी से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब बात करें अगर बेल्जियम की, तो बेल्जियम में क्या कह रहे हैं, जो एथनिक कंपोजिशन है, अगर एथनिक कंपोजिशन दिया हुआ है, दैट मीन्स ये कंफर्म है कि ये बेल्जियम का जो सोसाइटी, बेल्जियम समाज जो है, वह कहीं ना कहीं धर्म या भाषा इन सब आधार पर ही बटा हुआ होगा। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम की, तो बेल्जियम में मुख्यतः दो ग्रुप के लोग रहते हैं, एक है डच और एक है फ्रेंच। बात करें डच की, तो डच जो है वो टोटल पॉपुलेशन का 59% है, ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन का। फ्रेंच जो है वो टोटल पॉपुलेशन का 60% है, रेस्ट 1% जो है वो जर्मन है। ठीक है, डच क्या है, ये डच भाषा है, फ्रेंच भाषा है। ठीक है, तो कहने में मतलब ये है कि जो डच बोलने वाले लोग थे और यहां पर फ्रेंच बोलने वाले जो लोग थे, तो बेल्जियम का समाज जो है वो भाषाई आधार पर बटा हुआ था। ठीक है, एक कुछ लोग वो थे जो डच बोलते थे और कुछ वो जो फ्रेंच भाषा बोलते थे। जो डच भाषा बोलने वाले लोग थे वो किस रीजन में रहते थे, लिव्स इन फ्लैमिश रीजन, वो फ्लैंडर्स या फ्लैमिश, ये जो रेड वाला पूरा एरिया है ये है फ्लैमिश रीजन, तो वो उस रीजन में रहते थे डच बोलने वाले। और जो फ्रेंच बोलते थे वो कहाँ रहते थे, ये जो फ्रेंच भाषी लोग थे वो रहते थे वेलोनिया रीजन में, और फ्लैंडर्स में रहते थे डच भाषी लोग। इनका परसेंटेज ज़्यादा था पॉपुलेशन वाइज, इनका था 40%। अब देखिए बात करें तो ये जो थे वो मेजोरिटी इन नंबर्स बट पुअर एंड वीक। डच लोग नंबर से तो ज़्यादा थे बट ये क्या थे, बेचारे गरीब थे और वीक थे। वीक मीन्स काफ़ी कमज़ोर थे। अगर पावर की बात करें, इन द सेंस ऑफ पावर, तो पावर में काफ़ी वीक थे और काफ़ी गरीब भी थे। जबकि फ्रेंच लोग जो थे वो पावर में काफ़ी स्ट्रांग थे, पावरफुल थे और इकोनॉमिकली काफ़ी रिच भी थे, बहुत अमीर थे। अब बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि सर पावर में वीक थे मतलब, पावर में वीक थे मतलब इन द सेंस, जैसे अगर बात करूँ मैं इंडिया की, तो इंडिया में एक थे इंडियन रहते थे और ब्रिटिशर्स भी रहते थे ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, है ना। ब्रिटिशर्स जो थे बाय नंबर की अगर बात करें तो माइनॉरिटी में थे, मतलब नंबर में काफ़ी कम थे लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। क्यों पावरफुल थे, इनके पास बहुत ज़्यादा मॉडर्न वेपन्स थे, एक से एक हथियार थे इनके पास। ठीक है, और रिच तो ये थे ही, जबकि इंडियन वीक थे एंड पुअर भी थे। ठीक है, अब अगर बात करें बेल्जियम की, तो ये लोग संख्या में ज़्यादा थे लेकिन पुअर थे और वीक थे, जबकि ये लोग संख्या में कम थे लेकिन रिच थे और पावरफुल भी थे। जो डच थे दे गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। इनको जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिला या एजुकेशन की फैसिलिटीज मिली या हेल्थ फैसिलिटी मिली वो काफ़ी देर से मिली एज कंपेरिजन टू फ्रेंच। फ्रेंच की तुलना में इनको हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट जो था वो काफ़ी लेट से मिला डच को। और इस बात से जाहिर सी बात है डच बहुत खुश हुए होंगे, है कि नहीं। हाँ, डच बहुत नाराज थे इस चीज़ से और मन ही मन वो फ्रेंच से नफरत कर रहे थे, क्योंकि ये
इनका ऐसा मानना था कि जितनी भी चीज़ें हम लोग को लेट से मिली हैं या एजुकेशन में हम लोग पीछे हैं, है ना, हेल्थ में हम लोग का सिस्टम बहुत ख़राब है, इसका रीज़न कौन है? फ्रेंच। जैसे इंडियंस मानते थे कि अगर इंडियंस को कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है, उनका एजुकेशन पीछे है, हेल्थ पीछे है, उसके वजह रीज़न कौन थे? ब्रिटिश को वो अपना कारण मानते थे। ठीक वैसे ही डच भी फ्रेंच को अपना कारण मानते थे। और जिस तरह से यहाँ पर ब्रिटिश और इंडियन एक दूसरे से नफरत करते थे, ठीक वैसे ही यहाँ पर डच और फ्रेंच दोनों कम्युनिटी आपस में एक दूसरे से नफरत करती थी। ठीक है, अब देखिए, और ये तो मैंने बता ही दिया कि 1% यहाँ कौन थे? जर्मन लोग थे, रहते थे इधर वाले पार्ट में। अब देखिए, अगर बात करें तो ये दोनों कम्युनिटी के बीच जो था वो टेंशन काफी बढ़ गया था। कब? ड्यूरिंग 1950s एंड 60s। 50-60 के दशक में अगर बात करें तो इन दोनों कम्युनिटी के बीच में जो टेंशन था, जो कन्फ्लिक्ट था, वो काफी बढ़ गया था। और सबसे ज्यादा जो टेंस सिचुएशन बन गया था, कहाँ बन गया था? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। जो ब्रुसेल्स थी, इनकी राजधानी बेल्जियम की, उसके साथ एक अनोखी समस्या थी, अलग समस्या। क्या समस्या थी? कि द डच पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। देखिए, अगर ओवरऑल बेल्जियम की बात करें तो यहां मेजोरिटी में कौन थे? बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा समझिएगा ध्यान से। ओवरऑल अगर मेजोरिटी की बात करें तो डच थे मेजोरिटी में, और माइनॉरिटी की बात करें ओवरऑल तो फ्रेंच जो थे वो फ्रेंच सिर्फ 40% थे। ये थे आपके 59%। ये मेजोरिटी में थे ओवरऑल कंट्री की बात करें तो। लेकिन अगर वही हम बात करें क्या आपके कहाँ की? ब्रुसेल्स की, है ना, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में क्या था कि जो लोग यहाँ मेजोरिटी में थे वो यहाँ माइनॉरिटी में थे। यहाँ माइनॉरिटी में कौन था? डच। और जो लोग यहाँ माइनॉरिटी में थे वो यहाँ मेजोरिटी में थे। कौन थे मेजोरिटी में? फ्रेंच। कितना अलग सा डेमोग्राफिक कंपोजिशन है, जरा समझिएगा। ओवरऑल अगर देश की बात करें तो डच मेजोरिटी में थे, लेकिन कैपिटल की अगर बात करें ब्रुसेल्स में तो ये माइनॉरिटी में आ गए। ओवरऑल अगर बात करें तो माइनॉरिटी में कौन था? फ्रेंच। बट अगर ब्रुसेल्स जहां कैपिटल वहां की बात करें तो फ्रेंच क्या थे? मेजोरिटी में थे। ठीक है, इस तरह से चीजें चल रही थी। अब देखिए, कह रहा है एथनिक। एथनिक, आई थिंक मैंने बता दिया कि एथनिक क्या होता है। और सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। शेयर्ड कल्चर मतलब क्या होता है? बटा हुआ कल्चर, अलग अलग कल्चर, है ना। तो ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, अलग अलग अपने कल्चर को अलग मानता है। तो कल्चर हो, लैंग्वेज हो, रिलीजन हो, कस्टम्स हो, ठीक है ना। यानी यह साझी संस्कृति, संस्कृति मतलब बटी हुई, है ना, अलग अलग संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। ठीक है, और सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। होता क्या है? किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य, जातीय समूह मतलब एथनिक ग्रुप के जो लोग हैं, किसी भी एथनिक ग्रुप के लोग के जितने मेंबर्स हैं वो सभी क्या बनेंगे? वो सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है। किसी, मान लीजिए कोई एथनिक ग्रुप, मान लो एक है हिंदू, एक अलग एथनिक ग्रुप है हिंदूज। तो हिंदूज एथनिक ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सभी ये मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है। इसीलिए उनका जो शारीरिक बनावट है या उनकी जो संस्कृति है, कल्चर है, वो एक जैसा है। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट, मतलब वही पूर्वज, बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ। बात करें मुस्लिम्स की। मुस्लिम्स क्या है? एक अलग एथनिक ग्रुप है।
तो ये जो ग्रुप है, इसके जितने भी मेंबर्स हैं सभी ये मानेंगे कि वो उन सभी का जो है, उन सभी की उत्पत्ति समान पूर्वज से हुई है, इसलिए उनका जो शारीरिक बनावट है या संस्कृति है या फिर कल्चर है वो एक जैसा है। जरूरी नहीं कि शारीरिक बनावट और कल्चर दोनों एक जैसा हो। अगर कल्चर एक जैसा है तो भी वो एक अलग एथनिक ग्रुप है। समझ ये बात? तो एथनिक ग्रुप में जो सारा खेल होता है वो होता है कल्चर का, ठीक है। जबकि रेशियल में जो मैंने बताया था वो सारा खेल होता है फिजिकल अपीयरेंस का, ठीक है। जो एथनिक कंपोजिशन आपको बेल्जियम में देखने को मिला था, कुछ वैसा ही एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका में भी है। श्रीलंका एक क्या है, इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न। तो यहां पर ये आपका है श्रीलंका, ठीक है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का जो सदर्न कोस्ट है, यहां से कुछ किलोमीटर दूरी पे आपका एक छोटा सा देश है, इसका नाम है श्रीलंका। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। मैंने बात किया था हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा जो कि हमारा एक राज्य है हमारे देश का, तो उसकी जो पॉपुलेशन है लगभग 2 करोड़ है। तो उतना पॉपुलेशन इसका भी है, इसका श्रीलंका का। लाइक अदर नेशन साउथ एशियन रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। तो साउथ एशिया के कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी डाइवर्स है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं एक साथ। श्रीलंका के साथ भी कुछ ऐसा ही था, यहाँ भी अलग अलग धर्म और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रह रहे थे। अगर मेजर सोशल ग्रुप की बात करें श्रीलंका की, तो उसमें है एक सिंघाला स्पीकर्स और एक है तमिल स्पीकर्स। सिंघाला क्या है, एक लैंग्वेज, भाषा, और तमिल भी एक भाषा है जो कि हमारे तमिलनाडु में बोला जाता है, तो आप लोग अच्छे से पता ही है। तो सिंघाला स्पीकर, जो सिंघाला भाषा बोलते थे, उनकी जनसंख्या थी 74%, ठीक है। और जो तमिल भाषा बोलते थे उनकी संख्या थी 18%। सिंघाला बोलने वाले मैक्सिमम लोग कौन से धर्म को अपनाते थे? बुद्धिस्ट। और तमिल बोलने वाले में मैक्सिमम लोग कौन से थे? वो थे हिंदूज एंड मुस्लिम्स। 7% थे क्रिश्चियंस, जो कि तमिल और सिंघाला दोनों भाषा ही बोलते थे, ठीक है। अगर बात करें तमिलियंस की, तो जो 18% जो तमिल्स थे, इनका 2 सब ग्रुप्स था। एक थे श्रीलंकन तमिल्स और एक थे इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स कौन थे? नेटिव ऑफ द कंट्री। नेटिव ऑफ द कंट्री मतलब वहां के जो मूल निवासी थे, जो सदियों से श्रीलंका में जिनके पूर्वज रह रहे थे और जिन्होंने तमिल भाषा सीख ली थी, तमिल भाषा बोलते थे, लेकिन उनका मूल निवास स्थान श्रीलंका ही था शुरू से। वो कहलाए वहां के श्रीलंकन तमिल्स, जिनकी संख्या थी 13%। इंडियन तमिल्स वो थे जो कि टोटल जनसंख्या के 5% थे। जो 18% था, इसमें 5% इंडियन तमिल्स और 13% श्रीलंकन तमिल्स। तो इंडियन तमिल्स वो थे हुज फोरफादर कैम फ्रॉम इंडिया, जिनके दादा परदादा कभी इंडिया में रहा करते थे और इंडिया से एज अ वर्कर उनको ले जाया गया था श्रीलंका में। क्यों? एज अ प्लांटेशन वर्कर्स। प्लांटेशन मतलब जब वहाँ पे टी प्लांटेशन हुआ करता था, टी की खेती, या फिर कॉफ़ी प्लांटेशन, कॉफ़ी की खेती वगैरह हुआ करती थी, तो वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लेबर चाहिए थे और उसके लिए लेबर्स को इंडिया से अलग अलग देशों में, जैसे मॉरिशस है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, वहाँ लेबर्स को ले जाया जाता था। वहाँ लेबर्स को ले जाया जाता था और उसमें से कुछ लेबर्स ऐसे थे, कुछ वर्कर्स ऐसे थे जो वहीं पर बस जाते थे, ठीक है। तो वैसे ही जिन लोगों को इंडिया से श्रीलंका ले जाया गया था एज अ प्लांटेशन वर्कर्स, और जो लोग वहीं बस गए, वो कहलाए इंडियन तमिल्स। मतलब अगर इनके दादा परदादा की बात करें तो ये कभी न कभी इंडिया में थे और इंडिया से जाकर के वो श्रीलंका में बस गए थे। जब वो एज अ वर्कर उनको ले जाया गया था श्रीलंका, तो फिर वहीं रह गए, तो वो उनके बच्चे कहलाए इंडियन
तमिल्स। ठीक है, अब देखिए बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर यहाँ बात करें सिंघालास की, तो सिंघालास का जो मेजोरिटी ग्रुप जो कि है, उनका नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हाई है, 74% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। बात करें तमिल्स की तो सिर्फ 18% है, रेस्ट 7% क्रिश्चियंस हैं। और जो सिंघाला थे वो कौन से धर्म मानते थे? बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट थे सभी। और तमिल्स हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अब अगर बात करें तो मोटे तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि श्रीलंका समाज धर्म और भाषा दोनों ही आधार पर विभाजित था। ठीक है, अब देखिए ये अलग अलग इमेजेस हैं सिंघालास के, तमिलियंस के। आप इनको देखकर ऐसे अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि इनमें कौन सिंघाला है कौन तमिल्स है, क्योंकि इन सभी की जो रूपरेखा है या शारीरिक बनावट है वो एक जैसी ही है, लेकिन फिर भी ये लोग बटे हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और जब धर्म या भाषा या रीति रिवाज, पहनावा, खान पान के आधार पर जब समाज बढ़ता है उसे बोलते हैं एथनिक डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो समाज यहाँ भी बटा हुआ था। अब बात अगर करें, कह रहा है इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। तो इस तरह की परिस्थिति में सोचिए, इमेजिन कीजिए कि क्या हो सकता था। क्या कह रहा है? बेल्जियम द डच कमिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी। बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में मेजोरिटी में कौन था? डच। और डच चाहते तो अपनी संख्या के बल पर पूरे बेल्जियम पे कब्जा करके फ्रेंच लोगों को सप्रेस कर देते और अपना शासन चलाते, अपनी इच्छा से शासन करते, जैसा चाहते वैसा शासन करते, है ना। कैन फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो अपनी इच्छा जर्मन और फ्रेंच लोगों पर थोप सकते थे। क्यों? क्योंकि नंबर में क्या थे? ज्यादा थे। वहीं श्रीलंका में अगर सिंघाला चाहते तो जिनकी संख्या अप्रोक्स 74% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, तो ये बहुत इजीली बाकी तमिल्स को अगर चाहते तो आराम से सप्रेस कर सकते हैं और श्रीलंका में अपना रूल स्थापित कर सकते हैं। किसका? सिंघालास का। अपनी इच्छा तमिल्स पर थोप सकते हैं। बेल्जियम में मैं बताया कि डच चाहे तो आराम से, फिर क्योंकि फ्रेंच वाले क्या है नंबर में कम है, जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन कम है, तो वहां पर अपनी जो इच्छा है वो फ्रेंच और जर्मन पे थोप सकते थे। तो वही कह रहा है अगर ये दोनों कम्युनिटी ऐसा करे कि डच जो है वो फ्रेंच पर अपना पावर चलाए, फ्रेंच पर अपनी सारी इच्छा थोप दे, फ्रेंच को कोई अधिकार ना दे। श्रीलंका में जो है सिंघाला, क्योंकि इनका संख्या बल बहुत ज्यादा है, तो ये चाहे तो तमिल्स को आराम से अगर सप्रेस कर दें और अपनी इच्छा से सरकार चलाएं, अपनी इच्छा से देश को चलाएं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है? तो दिस कुड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इवन वायलेंस बिटवीन टू कम्युनिटीज। अगर कोई दो कम्युनिटीज कहीं पर रह रही हैं और जिनका संख्या बल अधिक है, मीन्स जो ज्यादा पावरफुल है, और वो वीक को अगर सप्रेस कर देता है, तो ऐसे में दोनों कम्युनिटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, है ना। क्योंकि उनको भले संख्या में वो कम है, लेकिन उनकी भी अपनी इच्छाएं हैं, उनके भी अपने अधिकार हैं, उनका भी अपना जीवन है, उनके भी अपने कल्चर है, लैंग्वेज है, जिसको पहचान मिलना चाहिए। लेकिन अगर कोई सिर्फ इस आधार पे कि वो संख्या में ज्यादा है अपनी इच्छा से देश को चलाएंगे, अपनी इच्छा उस पर थोप देंगे, या कुछ अपनी इच्छा दूसरे पर थोपने की कोशिश करता है, ऐसे में दोनों कम्युनिटीज के बीच अक्सर टकराव होते हैं और कई बार वायलेंस भी होता है दोनों कम्युनिटी के बीच में। कई बार यह भी देखने को मिलता है कि वायलेंस इतना बढ़ जाता है कि अंततः देश के टुकड़े हो जाते हैं, मैसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और यही चीज हमारे देश में भी हुआ। अगर आजादी से पहले की बात करें
तो इंडिया में दो जो मेजर कम्युनिटी थी, हिंदू एंड मुस्लिम्स, इन दोनों के बीच, दोनों कम्युनिटी थी, इनके बीच इसी बात को लेकर टकराव होना शुरू हो गए कि हिंदू जो है आने वाले टाइम में मुस्लिम को सप्रेस कर देंगे, मुस्लिम थे माइनॉरिटीज में। तो दोनों के बीच में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो वो फिर धीरे धीरे वायलेंस में ये चीज कन्वर्ट हो गया और अल्टीमेटली देश का डिवीजन हो गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हमारा देश बट गया दो पार्ट में। ठीक है, सो ये था आज का टोटल टॉपिक। आगे समझेंगे कि आखिर बेल्जियम ने क्या तरीके अपनाए, यहाँ के जो डाइवर्सिटीज थी उसको एकोमोडेट करने के लिए, और श्रीलंका ने क्या तरीके अपनाए अपने यहाँ के डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट करने के लिए, उन्होंने क्या क्या स्टेप लिया, कैसे डाइवर्सिटीज को हैंडल किया, और बेल्जियम ने क्या क्या तरीके अपनाए, कैसे वहाँ की डाइवर्सिटीज को हैंडल किया गया। ये सब चीज़ें हम लोग आगे के टॉपिक्स में कवर अप करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अगर इस टॉपिक तक कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो तो उसको पूछिए। हर टॉपिक के खत्म होने के बाद उससे रिलेटेड मैं कोई कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो कि आपको पहले पढ़ाया जा चुका होगा, और आप फिर देखना है कि आपने कितना सीखा। ठीक है, देखिए आज जो क्वेश्चन है वो क्या है मैं बता देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच लैंग्वेज वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। किस भाषा को श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोग, ये क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है, फिर भी आप लोग कर लीजिएगा इसको अच्छे से। डिफाइन द टर्म एथनिक पढ़ाया जा चुका है। व्हाट वेयर द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम। श्रीलंका और बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन है, जो अलग अलग ग्रुप के लोग, एथनिक ग्रुप के लोग वहाँ रह रहे थे, उनके बारे में आपको बताना है, उनका परसेंटेज क्या था सो बताना है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम। श्रीलंका का कैपिटल क्या है बताइएगा, बेल्जियम का कैपिटल क्या है सो भी बताइएगा। राइट द नेम ऑफ टू मेजर कम्युनिटी ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम। दोनों जो देश हैं श्रीलंका और बेल्जियम, वहाँ की जो मेजर कम्युनिटी कौन कौन सी वहाँ रह रही थी उनके बारे में आपको यहाँ बताना है। फिर हु वेयर लिविंग इन वेलोनिया रीजन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम के वेलोनिया रीजन में कौन सी कम्युनिटी रहती थी वो बताना है आपको यहाँ पर, बेल्जियम GIUM। विच कम्युनिटी वेयर लिविंग इन फ्लैमिश रीजन में कौन रहते थे सो बताना है, वेलोनिया रीजन में कौन रहते थे सो बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम। यस, ये जो मैंने चैप्टर टॉपिक जब ये टॉपिक जब मैंने स्टार्ट किया था तो भी मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेल्जियम के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा और यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, जय हिंद।